हेलो बच्चों, माध्यमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जैसा कल बताई थी कि अगला वीडियो में आप लोग को प्रिंट कल्चर से ही बताऊंगी, इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मैं आप लोगों को एक एक चीज लाइन से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और मैं पहले बोर्ड की तरफ आप लोगों को इंगित कराती हूँ। तो बोर्ड के पास आइए। कल मैंने बताया था जैसा आप लोगों को कि छापा खाना या प्रिंट जो है चाइना से शुरू हुआ, तो एक चीज का मुझसे छूट गया था। वो यह था कि चाइना में, चीन में सबसे पहले 105 एडी में, यहाँ हम लिखे हैं, चीन में सबसे पहले 105 एडी में टस प्लाई लून नामक एक चीनी नागरिक था। क्या नाम था? टस प्लाई लून नामक एक चीनी नागरिक था जिसने कपास एवं मलमल से कागज बनाया था। आप लोगों को कल बताई थी कि साइंटिफिक कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। तो उसके पहले ही एक चाइनीज नागरिक जो था उसने बनाया था, किस पर? कपास एवं मलमल के पत्तियों से कागज बनाया था। धीरे धीरे आप लोगों को कल बताई थी कि यूरोप में किस तरह से आया। तो यूरोप में जब प्रिंट आया, तो यूरोप में प्रिंट आने से क्या हुआ कि वास्तविक रूप में आधुनिक प्रिंट का जन्म यूरोप में ही हुआ, जब गुटेनबर्ग ने लाया। और 20वीं शताब्दी, 20वीं सेंचुरी होते होते प्रिंट कल्चर पूरे यूरोप ही नहीं, इंडिया में भी बृहद स्तर पर फैल गया। तो यहाँ आप लोग को हम दिखाएंगे 1336 एडी में जर्मनी में पेपर मिल की स्थापना हुई थी। 18 सेंचुरी में यूरोप में प्रिंट काफी एक्सपैंड कर गया, प्रिंट जो है मुद्रण काफी फैल गया। अब लोग जो है बृहद स्तर पर मुद्रण छापने लगे। मुद्रण जब छापने लगे, जैसे जैसे प्रिंट आने लगा तो किताबों की मांग बढ़ने लगी। बड़े बच्चे, गरीब अमीर, सबकी इच्छा थी कि पुस्तक पढ़े, लेकिन उस समय लिटरेसी रेट कम होने के कारण पुस्तकें जो थी वह हाथ से लिखी जाती थी, वह बहुत ही नाजुक होती थी और उसे कहीं ले जाने लाने में भी काफी तकलीफ होती थी, तथा हाथ से लिखने के कारण उसमें उससे बहुत ही खर्चीला होता था, जिसके कारण सब लोग नहीं खरीद पाते थे। तो उस समय जो पढ़े लिखे लोग रहते थे वो एक जगह खड़े होकर के पुस्तकों को पढ़ते थे और सब कोई सुनता था, ओरली पढ़ाई होता था। तो इस तरह प्रिंट जो है इंग्लैंड में फैलने लगा, यूरोप में फैलने लगा। इसी बीच यहाँ देखिए 18 सेंचुरी के बाद 19 सेंचुरी में रिचर्ड एम हो जो थे वह इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रिंट का आविष्कार किया। सिलेंड्रिकल मतलब होता है बेलनाकार प्रेस की स्थापना की, जिससे एक घंटे में 8000 कॉपियां तैयार होने लगी। कितना कॉपियां तैयार होने लगी? एक घंटे में 8000 प्रति मतलब कॉपी तैयार होने लगी। तो उसको किसने शुरू किया था? रिचर्ड एम हो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेलनाकार या सिलेंड्रिकल्स प्रिंट का आविष्कार किया। और इसके बाद ही ऑफसेट प्रेस से 6 रंगों में छपाई होने लगी। ऑफसेट प्रेस था एक, उसमें 6 रंगों में छपाई होने लगी, अब छपाई का काम में रंग को भी सम्मिलित किया गया। इस तरह से इंग्लैंड में यानी यूरोप में प्रिंट काफी विकसित होने लगी। प्रिंट जब यहाँ विकसित होने लगी तो लोग जो थे वे पढ़ने की जुनून उनमें आने लगी। अब बृहद स्तर पर पुस्तकें छपने लगी, जैसे कम कीमत में पुस्तकें छपती थी, जिसे हम लोग चिप्स बुक्स कहते हैं। और यह जो था पैडी पैटलर होता है कि एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहते हैं, जो गली गली में घूम घूम कर बेचते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन पर या रास्ते में कुछ फेरी वाले जो होते हैं वे पुस्तकें बेचते हैं, 5 रुपया 10 रुपया, उस समय 1 पैसा में पुस्तकें बेची जाती थी। इससे क्या हुआ कि जो गरीब थे वो भी पुस्तक पढ़ने लगे। इसी तरह पढ़ने की जुनून लोगों में फैलने लगी, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जो थे वे लोग में भी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और वे पढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह थी कि महिलाओं को उस समय पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फिर भी कुछ इंग्लैंड की महिलाओं ने लोगों का विरोध करके पुस्तकों को लिखना शुरू किया और महिलाओं के बारे में भी लिखना शुरू किया, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए। और फिर इसका प्रभाव हमारे देश भारत में भी पड़ा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ बच्चों, तो अब देखिए भारत में प्रिंट कैसे आया। कल मैं कुछ थोड़ा बताई थी, आप लोग को कॉन्सेप्ट दी थी कि भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा मुद्रण आया। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि पांडुलिपि क्या है। पहले मुद्रण के पहले लोग हाथ से लिखते थे। जो पढ़े लिखे लोग होते थे वे हाथ से लिखते थे, सुंदर अक्षरों में लिखते थे, जिसको सुलेख कहा गया। और यह सुलेख सर्वप्रथम अरब से शुरू हुआ था। अरब में सबसे पहले सुलेख लिखा किया गया था, जिसे खुशनसीबी कहा जाता है। यह भी आप लोगों के मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि खुशनसीबी कहाँ और किसके द्वारा लिखी गई। तो अरब के जो लिखने वाले थे, अरब के लेखक जो थे, उस खुशनसीबी लिखे थे और उसी में उन्होंने सुलेख शब्दों का प्रचार किया था। तो सुलेख का मतलब होता है सुंदर अक्षरों में लिखना। तो भारत में पांडुलिपि तैयार की गई, हाथ से लिखी जाती थी। इस पांडुलिपि को मनुस्क्रिप्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो मनुस्क्रिप्ट बहुत ही फ्रंगाइल होता था। फ्रंगाइल मतलब नाजुक। मनुस्क्रिप्ट जो थे बहुत ही नाजुक होते थे। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में बहुत ही परेशानी होती थी तथा लिखने में बहुत समय लगता था, इसलिए इसकी कीमत बहुत अधिक थी और यह सब लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो एक प्रश्न इससे भी रिलेटेड है कि पांडुलिपि के कारण क्या लोगों को तकलीफ होती थी या पांडुलिपि अधिक महंगा क्यों था। नेक्स्ट आपको हम यहाँ बता रहे हैं 16वीं शताब्दी में यानी 16वीं ईस्वी में पुर्तगाली धर्म प्रचार जो थे भारत में लाए थे प्रेस को। इन्होंने लाया। फिर कैथोलिक पुजारी जो थे, कल बताए थे आप लोगों को कैथोलिक के बारे में। कैथोलिक रोमन कैथोलिक होते, ईसाई को कैथोलिक कहा जाता है। ईसाई धर्म दो वर्ग में बटा था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक पुजारी जो थे वे 1579 में तमिल भाषा में सबसे पहले पुस्तक लिखी थी। 1766 एडी में आधुनिक प्रेस को भारत में लाने का काम किया विलियम वोल्ट्स। विलियम वोल्ट्स भी इंग्लैंड के ही थे, यूरोप के थे। 1766 एडी में आधुनिक प्रेस विलियम वोल्ट्स के द्वारा लाया गया और विलियम वोल्ट्स ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आलोचनाएं लिखना शुरू किया और समाज की स्थिति को अपने लेखन के द्वारा दर्शाना शुरू किया। जब इसके समाचार पत्र सामने आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया क्योंकि उसके लेखनी से वे लोग नाखुश थे। फिर 1780 एडी में 1780 एडी में जेके हिक्की, कल आप लोगों को बताए थे, जेके हिक्की जो था पहला बंगाल गजट लिखा था अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो जेके हिक्की जो थे वे उदारवादी लेखक थे, उदारवादी संपादक थे। उन्होंने मतलब भारतवासियों की कठिनाइयों को, भारतवासियों पर हुए अत्याचार को जब अपने समाचार पत्रों में छापना शुरू किया तो इसे भी ब्रिटिश सरकार ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। फिर इसके भेजने के बाद तब तक भारत में लोगों में जागृति आ गई थी। हाँ, तो बच्चों बोर्ड के पास आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में प्रिंट का आगमन कैसे हुआ था, वही मेरा अभी चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो 1780 एडी में इंडिया गजट दूसरा समाचार पत्र शुरू हुआ, मतलब स्थापित किया गया, संपादन हुआ। पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट जिसे हिक्की ने लिखा था और 1780 में, और दूसरा इंडिया गजट था दूसरा समाचार पत्र। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य ने भारत में हिंदी भाषा में बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करना शुरू किया। फिर 1821 में
राजा राम मोहन राय, आप लोग उन्हें जानते ही होंगे, बहुत बड़े महान धर्म सुधारक थे और समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा 1829 ईस्वी में सती प्रथा, सती सिस्टम और 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखी थी और फारसी भाषा में उन्होंने लिखा था मिरातुल 1822 ईस्वी में। इस प्रकार धीरे धीरे प्रिंट जो है भारत में भी फैलने लगा। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था 1772 ईस्वी में। वे कट्टर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे, इसलिए मूर्ति पूजा के विरोध में ही उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और फिर जब उनकी भाभी को सती प्रथा के तहत जलाया जा रहा था, सती प्रथा उस समय समाज में एक रूल था, एक नियम था कि जब पति मर जाते थे तो उनकी पत्नियों को उसमें भी मतलब जला दिया जाता था, चिता पर बैठा दिया जाता था। जब उनकी भाभी को बैठाया जाने लगा, इससे राजा राम मोहन राय को बहुत आक्रोश बढ़ गया और वे उसी समय ठान लिए कि इस प्रथा को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि उनकी भाभी मरना नहीं चाहती थी। और इतना वे अथक प्रयास करने के बाद राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया। उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक उदारवादी गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सती प्रथा का अंत किया। तो बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखें यहाँ 1830 ईस्वी में बंगदत्त की स्थापना, बंगदत्त की यह भी एक संपादन क्षेत्र था। इसकी स्थापना किसने किया? तो द्वारकानाथ टैगोर, फिर राजा राम मोहन राय और प्रसन्न कुमार टैगोर, इन लोगों ने मिलकर के बंगदत्त की स्थापना बंगाल में की, जिससे समाचार पत्रों में बहुत ही वृद्धि होने लगी। समाचार पत्र पहले लिखा जाता था साप्ताहिक, मासिक, लेकिन अब दैनिक समाचार पत्र भी आने शुरू हो गए। बच्चों, अब आगे आप लोग बोर्ड पर आइए। मैं बताई थी जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो 1831 एडी में जामे जमशेद, मतलब पारसी भाषा में लिखा ही जाता था, साथ ही साथ फारसी भाषा में भी लिखा जाने लगा। जामे जमशेद 1851 एडी में गुफ्तार और अखबारे सौदागर, ये सब सारे जो है साप्ताहिक समाचार पत्र होते थे। फिर 1868 एडी में टाइम्स ऑफ इंडिया, 1875 में इंग्लिशमैन कलकत्ता से संपादन हुआ, 1865 में पायनियर इलाहाबाद से, फिर 1876 एडी में सिविल और मिलिट्री गजट तैयार किया गया, लाहौर में प्रकाशन हुआ इसका, और 1858 एडी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश बंगला भाषा में लिखा। तो बच्चों, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो आपका अभी तो काम आएगा ही, और बाद की पढ़ाई के बाद अब किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठिएगा या रेलवे के एग्जाम में, ये सब जीके क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सब पूछा जाता है। इसलिए इसको देखने के बाद आप इसको नोट भी कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब हम यहाँ आपको बताएं 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मालूम है आप लोगों को? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और आज भी उन्हीं का किया हुआ एक काम जो है जिससे काफी फायदा लोगों को हो रहा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इनका भी जन्म बंगाल में हुआ था और ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह को फिर से शुरू करवाने का प्रयास किया और कदम उठाया, और अंततः इसमें इन्हें सफलता मिली। 1856 में उस समय हमारे देश में लॉर्ड डलहौजी जो था वह यहाँ का गवर्नर जनरल था,
ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं के स्थिति को देखते हुए, विधवाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए ही उन्होंने विधवा विवाह शुरू करवाया, प्रयास करना शुरू किया। और उस समय लॉर्ड डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उनके प्रयास से यह एक्ट शुरू हुआ और 1856 में। और उसके बाद महिलाओं, जो विधवा महिलाएं थी, उन पर जो होते थे अत्याचार सब, उन्हें अछूत समझा जाता था, समाज से अलग रखा जाता था, एक जगह ही रहना पड़ता था, एक रूम में रहना पड़ता था, मतलब उन्हें एकदम बाइकाट कर दिया गया था समाज से, कहीं नहीं आना जाना कुछ नहीं था। तो विधवाओं के लिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाया। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके इकलौते बेटे थे और इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए ही उन्होंने अपने बेटे का भी विवाह एक विधवा से ही किया था। तो ठीक है बच्चों, आगे फिर मैं अगले क्लास में आप लोग को और थोड़ा बताऊंगी प्रिंट कल्चर के बारे में कि भारत में कैसे महिलाएं, कैसे गरीब वर्ग प्रिंट कल्चर से प्रभावित हुए, फिर कैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। तो ओके बच्चों, अब अगर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक